चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पेपर रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी 12th लेवल का बढ़िया जाता होगा और आपका एग्जाम शायद रह गया होगा, तभी आप देख रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल सटीक एनालिसिस और याद रखें इसी प्रकार के लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। और आपको बता दूं, एक ही वीडियो से आप पूरा नहीं पढ़ सकते, पूरा नहीं समझ सकते। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा, मैथ्स का चाहे रीजनिंग का। आप देखना अपने आप बनेगा। आप रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग के लिए मैंने हैज 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 10 हैज 9 तक मैं रीजनिंग का 9 क्लास लगाया, याद रखें। इसमें मैंने कम से कम 15 से 16 प्रकार के प्रश्नों कवर कराया है और लिखकर गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इससे बाहर का रीजनिंग का प्रश्न आ जाए तो आप पेपर देने के बाद जरूर बोलना। चलिए, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप मैथ्स के प्रश्न कवर कराने वाले हैं। और आपको बता, एक ही वीडियो आपका पूरा तैयारी नहीं करवा सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, फिर आप खुद कहेंगे कि सर क्या प्रश्न आया और क्या आपने बनाया, मज़ा आया। चलिए, तो ये हम आपको लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न, आप एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी एग्जाम पर आप विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेष फल 6 बचता है। बहुत अच्छा बात है। भागफल 6 बचता है, तो शेष फल 120 है। तो दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या और यह कुछ छूटा क्या? हाँ, बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ कितना है? देखिए, हम आपको बता दें, हमें पूछ रहा है बड़ी संख्या और हमें संख्या दे रखा है, इसका हमें क्या एचसीएफ कह रहा, मतलब समझ रहे, हाई कॉमन फैक्टर। आप जानते होंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है। हमें एचसीएफ चाहिए। हमें देखो, एक बात कह रहा है, जो संख्या बड़ी वाली मान लीजिएगा x है, और एक संख्या कितना है 3916, ठीक है 3916। अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। सीधी बात, तो आपको बता दो, एचसीएफ मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ वह संख्या हो सकता है, ध्यान रखें, जो इन दोनों को विभाजित कर दे। याद रखिएगा, हमने क्या बोला, एचसीएफ वह संख्या हो सकता है जो दोनों को विभाजित कर दे। हमने कहा ठीक है। अगर एचसीएफ 44 है, ऑप्शन का देखो, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर एचसीएफ 44 है तो दोनों को विभाजित करना चाहिए। हमने कहा 44 मतलब होता है 11 गुणा 4, ठीक है 11 गुणा 4। अगर 11 का विभाजित का नियम लगा दिए, आपने 4 का लगा दिया, सो आपने 44 का लगा दिया, और 44 का लग गया तो पूरा भाग चला जाएगा। तो एचसीएफ मतलब भाग पूरा पूरा दे दे। हमने कहा 4 का नियम कहता है लास्ट के दो संख्या में अगर 4 का भाग जाएगा सो पूरी संख्या में जाएगा। हमने कहा जा रहा है। अब 11 का नियम लगाएंगे इसी संख्या में, 3 9 1 6। हमने लगाया 4 का नियम, अंतिम दो अंकों में लगेगा, अंतिम दो अंकों में भाग चला जाए तो पूरी संख्या में जाएगा, चला गया। अब 11 का नियम कहता है मेरे भाई, अल्टरनेट एक एक संख्या मतलब सम स्थान की संख्या विषम स्थान का, विषम स्थान की संख्या का योग 3 1 4, सम स्थान की संख्या का योग 15 का अंतर या तो 0 होनी चाहिए या 11 के पहाड़े में 11 गुणज। हमने कहा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल यहाँ पर अंतर तो नहीं आएगा 0, तो हमने अंतर 11 आ रहा है। हाँ, अंतर या तो 0 होनी चाहिए तो भी विभाजित 11 से होगा, अगर 11 भी आ गया, 11 के पहाड़े में आ गया तो भी विभाजित होगा। अंतर 11 आ रहा है, इसका मतलब 11 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, मतलब 44 से है। हमने बोला एचसीएफ वही संख्या होगा जो इस संख्या को विभाजित कर देती। विभाजित कौन कर रहा है? 44। तो मेरे भाई यही आपका राइट आंसर होगा। समझे? समय लगा लेकिन आपने सीखा होगा। और आ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम का प्रश्न। हर लेवल में अलग अलग प्रश्न, हर प्रकार का अलग अलग आएगा, थोड़ा प्रकारों को समझना पड़ेगा प्रश्नों का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और याद रखें सभी प्रश्न पत्र रेलवे भर्ती परीक्षा के हैं, और हम बच्चों से पूछकर और वीडियो देखकर अन्य माध्यम से आपको हम समझ के आपको प्रश्नों को ला के आपको स्नातक लेवल 12th लेवल के बच्चों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 4 तारीख को एग्जाम है, 5 को और 8 को है। जिनका एग्जाम 4 को है, 5 को 8 को जरूर देखें। 3 सितंबर पेपर चल रहा है। 30 प्रश्न मैथ्स का, 30 रीजनिंग का और 40 जीके आ रहा है। अनवर का वेतन 11,000 है पर मंथ, मतलब एक महीने में 11,000 कमाता है।
वह 6,000 घर का किराया देता है, 3,000 बिलों पे खर्च करता है। तो हमने कहा 639 मतलब पूरा खर्चा हो गया, सॉरी हाँ 639 मतलब पूरा खर्चा 9,000 कर दिया। अब ये बताओ कमाया 11,000, खर्चा 9,000, तो कितना बचेगा मेरे भाई 2,000। अब 2,000 बच रहा, एक साल में हमने कहा 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 2,000 बचा रहा, तो 12 महीने में 24,000। तो एक साल की उसकी बचत तो 24,000 है, लेकिन क्या करता है वो उसके जन्मदिन के महीने में सारी एक महीने की बचत खर्च करता है। अब इतना बचा रहा है, अब एक महीने में याद रखिएगा। अब देखो 24,000 बचाया, अब एक महीने में उसकी बचत 2,000 है और खर्च कर दिया वो जन्मदिन में 2,000 का 2,000। अब 24 में 2 जाएगा 1,000 में, तो कितना बचेगा 22,000। मतलब उसकी साल भर की जो बचत है वो 22,000 आपका राइट होगा। और ये प्रश्न पत्र हमने नहीं बनाया, याद रखें, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के ही प्रश्न पत्र हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगर फायदा ना दी तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताना वीडियो देखने के बाद। और रीजनिंग की बात करूँ तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा फायदा देगा। अगर अलग भी पैटर्न का प्रश्न ना था तो आप बताना, जितना पढ़ाया उतना ही आएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। यदि 18:A समानुपात A अनुपात 128 है तो A का धनात्मक मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, A का धनात्मक मान ज्ञात। हमने कहा मध्य पदों का, देखो समानुपात का प्रश्न है, मध्य पदों का गुणनफल जब A गुणा A होगा तो A की पावर 2 बनेगा, ठीक है। और हमने कहा 18 गुणा 128। अब देखो, अब आपको बताते हैं हम बात निकाल के, ये बात बताएंगे आपको कि भाई अगर आप अगर पावर हटाओगे, याद रखें पावर हटाओगे तो अंडर रूट लगेगा। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब बनेगा ए बराबर, याद रखें अंडर रूट 18 इंटू 128, ठीक है। हमने कहा बढ़िया है। अगर हम शॉर्ट तरीका पे चलें तो आपको बता दूं, हमें 18 गुणा 128 का वर्गमूल निकालना है। हमने कहा पहले गुणा करेंगे 8, हम इक्का, देखो 1 डिजिट नियम लगाइएगा। ऑप्शन देखो, हम आपको प्रश्न तो दिखा ही रहे हैं, साथ में तरीका भी सिखा रहे हैं। 8 अठैया कितना होता है 64। अब ये बताओ हो गया। अब इतना समझ में आया कि संख्या कुछ भी हो जाए लास्ट में तो आएगा, आगे कुछ भी हो जाए लास्ट में 4 ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, कितना आएगा 4 आएगा। हमने कहा ठीक है। अब देखो हमने बोल दिया ए बराबर अंडर रूट, आगे कुछ भी आए कोई लेन देन नहीं है, लास्ट में आएगा तो 4 आएगा, ये बात ध्यान रखो। अब हमने कहा कि 4 किसी भी संख्या में तभी आएगा जब उस संख्या के पीछे 2 या तो 8 होगा। याद रखें, किसी भी संख्या का हम वर्ग करें, उस संख्या के वर्ग के पीछे 2 या तो 8 होगा, तभी उस संख्या के वर्ग में कितना आएगा 4 आएगा। तो वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल हमने कहा भाई 4 तभी बना होगा जब या 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास 2 तो नहीं है इकाई में, क्या 8 है, इसका मतलब यही आपका राइट होगा। हमने नहीं निकाला पूरा वर्गमूल, पूरा गुणा करते फिर वर्गमूल निकालते लंबा जाता ना भाई, तो गुणा ना करके शॉर्ट गुणा करो, ये आपका तरीका रहा मेरे भाई। बिल्कुल शानदार मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप मेहनत समझो और पढ़ाई करते रहें। और बहुत से बच्चे हमें देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और बच्चों ने लाइक भी करते हैं, समझ रहे हैं बात को कि मेहनत है। और रही बात सटीक जानकारी है, पढ़ाना अलग बात है, जानकारी ऐसा देना पेपर में काम लायक वो जरूरी होता है। तो हम वही काम करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है और आप देख पा रहे होंगे। देखिए हमें संख्यापत्ति, एलसीएम, एचसीएफ, औसत अनुपात, समनुपात, साधारी, मिश्रण, भिन्न, ए सन्निकटन, सांख्यिकी हो गए इतने अध्याय 10 अध्याय। नेक्स्ट प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, SI CI है कि 2D 3D क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति है कि नहीं। और 2D 3D में आप जानते हैं समयकार, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समयकार हो गया, पाइप टंकी। ये इन अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, इन अध्याय का प्रश्न आ रहा भाई। चलिए ना पढ़े हो बेसिक, देखो हम अभी जो क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना तो आप नहीं समझ पाओगे। फ्रेशर बच्चे अगर समझने की क्षमता तो समझ सकते हो। यदि 8 अंक की संख्या, याद रखें कितने अंक की, 8 अंक की, 6 से विभाज्य है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। देखना मेरे भाई, हमें कह रहा है 6 से विभाज्य है। हमने कहा 6 का नियम जानते हैं विभाजिता का, मैंने बोला था ना विभाजिता का नियम बननी चाहिए, क्योंकि विभाजिता का नियम बनेगा तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आराम से बनेगा। हमने कहा 6 का नियम तो हमने पढ़ा है भाई, 6 होता है 3 और 2, नहीं समझे। हमने कहा ठीक है,
भाई 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 बनता। अगर 2 का नियम लग गया और 3 का लग गया सो 6 का लग गया। हमने कहा 2 का नियम कहता है किसी भी संख्या भाग तभी जाएगा जब उस संख्या इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो। हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 2 तो है, मतलब हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ हमें पी का मान चाहिए। अब देखो पी का मान मतलब होता है, अब हमारे पास 2 का नियम लग गया, अब बचा 3 का नियम। 3 का नियम कहता है जोड़ का नियम, या 3 ही बनाओ, हमने कहा जोड़ का नियम लगा देते हैं, ठीक है। चलो 5 हो गए और 4 9 हो गए 9। हमने कहा 9 अगर बन रहा है तो भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 9 18 हो गए, 18 हो गए का ना, हाँ। 5 4 9 18, 2 20, 2 22 और 4 26, ठीक है। अब हमारे पास कितना आया, 26 आया। ध्यान रखें 26 तो आ गया। अब ये बताइएगा योग हमारे पास 26 आया है, हमने कहा जोड़ का नियम लगाना पड़ेगा। 26 प्लस पी जोड़ रहे हैं, हमने कहा और जोड़ देते हैं 8, 8 प्लस पी। अब ये बताओ हम अगर यहाँ कितना रख दें पी का मान, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आपके पास ऑप्शन है अधिक से अधिकतम मान। अगर हमें ऑप्शन के अनुसार चले 7, अगर पी का मान 7 है तो 8 और 7 बन जाए कितना, 15। क्या 15 3 से विभाजित है, हाँ है। इसका मतलब पी का मान 7 ही राइट होगा। ये आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए राइट। ये विभाजित का नियम लगा। यहाँ पर आपने देखो हमने 3 का पहले 2 का लगाया फिर 3 का लगाया, 2 का तो चला गया, इकाई में 2 था, 0 रहता तो भी ज़्यादा, 2 रहता तो भी 4 6 8 किसी एक संख्या का होना आवश्यक है। बस ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। जोड़ का नियम लगाए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे शानदार प्रश्न है। चलिए, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 270 रुपये। हाँ, SICI का प्रश्न भी आ रहा। अब हमारे पास एक बात पता चला कि भाई कि SI और CI का अंतर दिया, हमने कहा पूछ रहा है मैं पी प्रिंसिपल। अब देखो हमें SI का परसेंट चाहिए तो SI बराबर होता है R इंटू टी। हमने कहा R का मान तो 10% है और T मतलब 3 साल बोल रहा है। भाई 10% की दर से 3 साल, हमने कहा गुणा करें 30%। अब आप समझो SI ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 30%। अब हमें चाहिए CI ब्याज, तो CI ब्याज वो भी 3 साल का, तो 3 साल का मेरे भाई फॉर्मूला होता है 331। आपने सुना होगा या देखा होगा इस प्रकार का कॉन्सेप्ट। हमने कहा 331 का होता है फॉर्मूला परसेंट निकालने के लिए। लास्ट तक बने रहे, बहुत सिखाने का प्रयास करूंगा और फायदेमंद होगा। रेलवे का हर वैकेंसी के लिए आपको फायदेमंद है। 12th लेवल NTPC के लिए तो है ही, आने वाला वैकेंसी ग्रुप डी है और ELP फिर आने वाला, टेक्नीशियन आने वाला है, ग्रेड 3 का है कि नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ आने वाला, दोबारा वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म पेपर होने वाला है। तो हर वैकेंसी के लिए फायदेमंद है। और NTPC स्नातक और 12th लेवल, अभी तो CBT 1 हुआ, अभी CBT 2 होगा, वहाँ पर भी आप काम देगा। हमने कहा चलो अगर 3 साल की निकालें तो मेरे भाई 331 होता है। हम आपको बता दें 3 साल को, अगर आप समझ रहे अच्छी बात है तो हम आपको बता देते हैं 3 साल का ब्याज बनेगा 33.1%, ठीक है। 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनेगा। और रही बात यहाँ 33.1%, ये हमारा क्या है, CI है, SI कितना है 30% है। अब ये बताओ दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा, 3.1 का आएगा। यही तो ब्याज का अंतर, और जो रियल में कितना है 217 रुपया है, ठीक है। हाँ अब देखो अभी आंसर आने वाला है। हमने कहा 31 को हमने ऐसा रखा, 3.1 था, पॉइंट का नीचे 10 बन जाएगा और परसेंट का यहाँ 100 बन जाएगा। अब आपको पता होनी चाहिए नीचे जो डाटा रहता है हर में वो पी कहलाएगा और ये आपका अंतर कहलाएगा। अब अंतर 31 है अनुपात में, रियली में 217। अब आप खुद कहोगे कि भैया सर ये तो 7 गुना हुआ है, देखो ना 7 एकम 7 7 21। अब ऊपर 7 गुना मेरे भाई तो नीचे भी कितना 7 गुना होगा। अब बताओ 7 यहाँ लिखें, 2 3 0 लगाएं, बस। अब ऑप्शन हमारे पास कहाँ मिल रहा, ऑप्शन नंबर 3 में। ये तरीका होता है। तो 3 साल का SI T इंटू R, 3 साल का CI
33.1 आया है। वो कैसे आया बता रहा हूँ, ना घबराओ। अब देखो, अब बता रहे हैं कैसे आएगा, सीखने का प्रयास करना मेरे भाई। 3 3 1 होता है, 3R1 कोमा 3R2 1R2, तो 3 आएगा। पावर बढ़ चलेगा, यहाँ पावर 1 पावर 2 पावर 3 3 3 1। अब हमने कहा 3 इंटू आर का मान कितना मेरे भाई 10 है। पावर में हम 1 लगाएंगे पॉइंट, 3 इंटू पावर में कितना लगेगा 2 लगेगा, ठीक है। 1 इंटू 10 की पावर 3 लगेगा। अब आप देख पाएंगे इसका मान कितना बनेगा 1000 बनेगा, ठीक है। इसका मान कितना बनेगा 100 और 3 हो जाएगा 300। नेक्स्ट पॉइंट लगाएं, इसका मान देखो 10 की पावर 1 10 ही बनेगा, यहाँ बन जाएगा 30, तो 30 पॉइंट 300 और 1000 इसको याद रखें। 30.300 यहाँ हो जाएगा 1000। अब याद रखिएगा हमें दो दो समूह रखना। देखो दिया गया आंकड़ा राइट टू लेफ्ट दो दो रखना, बस यहाँ आपने 2 रख लिया, बाकी आगे देते चलें। यह कितना आएगा 310। अब फिर 2 रखेंगे, यहाँ रख लीजिएगा, आगे देंगे 3। ऑलरेडी यहाँ 30 है, 3 दे देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 दशमलव यहाँ 1 है, यहाँ 1 बचा ना, ये .00, ये आपका आंसर आएगा। ये ब्याज बन रहा है, तो हमने कहा 0 अलग कर दी भाई। 33.100 था, हमने सिर्फ 33.1 लिया था ये %। तो ये होता है 3 साल का ब्याज, वो भी कौन सा ब्याज, CI ब्याज मैंने आपको सिखा दिया। और 4 साल का भी पहले आ चुका है। 1 साल का तो R इंटू टी ही रहेगा, 2 साल का बता देते हैं फॉर्मूला, 2R प्लस R की पावर 2/100 याद रखिएगा। ये होता फॉर्मूला 3 साल का ना 2 साल का। मिलेंगे अगले प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, लास्ट तक बने रहना मेरे भाई, बिल्कुल शानदार प्रश्नों के साथ क्लास चल रही है। और यकीन के साथ कह रहा हूँ बार बार कि फायदेमंद होगा, मतलब होगा, नहीं होगा तो पेपर देने के बाद जरूर बोलना। और एक ही क्लास आपकी पूरी फायदेमंद नहीं हो सकती मेरे भाई, एक ही क्लास पूरा फायदेमंद नहीं दे सकता, याद रखना। तो आप कहोगे कुछ भी नहीं फंसा भाई, ऐसा ना हो, फंसेगा। चलिएगा एनालिसिस का बार कर रहा है भाई, विश्लेषण हो रहा है, ऐसी बात नहीं, हम भी समझ रहे हैं, देख रहे उसके बाद पढ़ा रहे हैं। एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है। 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन 15,000 है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन 12,000 है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। याद रखना बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कुछ गाने का आवाज़ आता होगा, तो थोड़ा ध्यान वहाँ ना दे के आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे। चलिए अब जो माहौल चल रहा है वो आपको पता ही होगा, इस चक्कर में थोड़ा आवाज़ आता होगा। अब देखो इसको हम करेंगे मिश्रण विधि से। किससे करेंगे मेरे बच्चे, मिश्रण विधि से करेंगे, ठीक है। अब देखना मिश्रण विधि से कैसे हल करते हैं। देखिएगा हमने कहा एक फैक्ट्री में सभी का औसत वेतन कितना है 1400। हमने कहा यहाँ बैठेगा सबका 1400, ठीक है। देखो हम एक बार बता दें आपको, शॉर्ट हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 3 0 अलग करो, यहाँ 3 अलग करो, यहाँ 3 अलग करो, ठीक है। ओनली 14 मानो। सबका औसत वेतन 14 है, ठीक है। और 80 लोगों का कितना है 15, तो यहाँ 15 बैठ गया। और उनमें से कुछ बच्चों का कितना है, सॉरी श्रमिकों का 12 है। ये कुछ 80 लोगों का 15 है और बाकी बच्चों का 12 है और सबका 14 है। ऐसे घटाते हैं 2 बचेगा, ऐसे घटाएंगे 1 बचेगा, तो 2:1 आया। यही अनुपात है श्रमिकों की संख्या का। अब ये बताओ, हमें टोटल पूछना ना, टोटल श्रमिक 3, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान लगाओ, चलो हमने कहा ये श्रमिक ऐसे हैं, इनकी रियली संख्या अनुपात में सॉरी अनुपाती मान 2 है। 15,000 रुपये वाले श्रमिक कितने 80 हैं मेरे भाई, बोल दिया पहले से। और इनका अनुपाती मान 2 आया। अब ये बताना अगर हम 2 को देखें 80 के साथ तो आप कहेंगे सर ये तो 40 गुना होगा ना, बताओ होगा कि नहीं 40 गुना। अगर हमने देखा 2 गुणा 40 तो 80 बनेगा, यहाँ पर भी कर दो 40 गुना, अब ये बताओ 40 ही बनेगा। अब आप बताइएगा टोटल श्रमिक कितने हैं, 15,000 वाले 80 श्रमिक, 12 वाले 40, 8 4 12 होता, मतलब 120 श्रमिक हमारे पास हैं। आपको पूछ सकता था कि 12,000 वाले कितने श्रमिक है, तो आप 40 बताते, लेकिन आपको पूछा टोटल कितने हैं, 80 तो जे हैं ही और 40 आपको जे हैं। ये तरीका होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है या रफ थोड़ा खराब हो जाता है आपका प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास करेंगे।
चलिए, समझते चलना कोई दिक्कत बात नहीं है, सीखने के काम करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखो आप बहुत शानदार प्रश्न, वर्गमूल का प्रश्न आया भैया। अंडर रूट 350 अंडर रूट 213 प्लस में प्लस अंडर रूट 144। तो आज इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका होता है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। चलिएगा यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अंडर रूट 144 की बात करें, 144 का वर्गमूल भाई 12 होता है। भाई 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल होगा 12। याद रखिएगा, आपको बता दूं एक बात, मैंने वर्ग निकालने का 2 क्लास पढ़ाया, हैज 1 और हैज 2। 100% बता दूं, पहली क्लास आपको अलग लगेगा, सेकेंड क्लास देखिएगा और अलग लगेगा। सेकेंड क्लास आपका बिना पेन का, बिना पेपर का वर्ग निकालने का तरीका बताया गया, जाके देखना, शानदार तरीका है। और बच्चे लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी जाके एक बार विजिट करना मेरे भाई। अगर लगे आपको कि कहीं मज़ा आ रहा है कि पढ़ने में हमें समझ में आया, हमने निकाल सकेंगे, तो ज़रूर आप लोग जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपका जुड़ना हमारा हौसला बढ़ा रहा है। चलिएगा, मेरे ख्याल समझे आप लोग हम कहना क्या चाह रहे हैं। जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा मेरे भाई। 144 का वर्गमूल 12, अब यहाँ प्लस लिखा है, जोड़ेंगे मेरे भाई तो 12 जोड़ने पे बनेगा 225। फिर वर्गमूल इसका मेरे भाई 15 हो जाएगा। अब 15 जोड़ेंगे, ठीक है। ये बताओ, 5 5 10, हंस के 8 8 10, 2 यहाँ हो जाएगा 4, मतलब 400 आया। अब 400 का वर्गमूल मेरे भाई 20 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका राइट आंसर हमारे पास 20 होगा। वर्गमूल निकालो जोड़ो, वर्गमूल निकालो जोड़ो, और लास्ट में वर्गमूल निकालो, आ जाएगा 20। समझे ना समझे? हाँ, ये आपका वर्गमूल का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, बहुत शानदार प्रश्न है। एक दुकानदार ने, थोड़ा वक्त लगेगा, ध्यान से देखिएगा। एक दुकान, देखो प्रश्न आ रहा भाई, इस प्रकार का प्रश्न भी आ रहा, याद रखिएगा। जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसको बता दें, गुमराह ना हो आप, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करें, 9 क्लास देख लो, बाहर का नहीं आएगा। मैथ आपको थोड़ा 4 से 5 क्लास देखना पड़ेगा, तब आप खुद मज़ा आए। सर 20 के 20 प्रश्न, सॉरी 30 में से आप 20-25 बना पाओगे आराम से, बाकी तो खुद को मेहनत करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा थोड़ी पूरा हम ही बता दें और आप ही पढ़ पाओ ना। हर व्यक्ति अपने आप पूर्ण नहीं होता, कभी याद रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता अपने आप में पूरा प्रश्न फंसेगा, है कि नहीं, लेकिन रीजनिंग की बात करूँ फंसेगा। मैंने मेहनत किया भैया, मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया, इस बात नहीं है। चलिए, एक दुकानदार ने 560 रुपये प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तु खरीदी। अब ये बताओ, हमने बोला एक दर्जन का पैसा 560 रुपये है, उसने लिया 83, हमने कहा 560 एक दर्जन का है। अगर 83 दर्जन की बात करें तो गुणा कर दीजिएगा। अगर हम गुणा करेंगे, याद रखो, देखो आपको मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग फास्ट हल करना, ठीक है। बाकी मैं समय मेरे पास नहीं याद रखिएगा, मैं फटाफट गुणा भाग करके बताता हूँ। इन्हें गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा 46,480 ये रुपया, याद रखें। तो 83 दर्जन, समझे, एक दर्जन का मूल 560 रुपया है, और 83 दर्जन का मूल देखें मेरे भाई 46,840। देखो मैंने हल करके रख लिया पहले से, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीखिएगा, सीख जाओगे तो आज रखिएगा बन जाएगा। आज रखें नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, उनमें से प्रत्येक की को कितने बेच रहा है? प्रत्येक को बेच रहा है मेरे भाई 49 रुपये में। तो हमने कहा अगर 83 दर्जन है तो एक दर्जन में 12 वस्तु होती है। एक दर्जन में 12, तो 83 दर्जन में कितने? हम वस्तु देख रहे हैं कितने हैं। एक दर्जन बराबर 12, 83 दर्जन है, हमने गुणा करेंगे, याद रखें, इसका बनेगा 996। तो टोटल वस्तु 996 है। अब ये बताओ, अब हमें एक बात कह रहा है, प्रत्येक वस्तु को, एक वस्तु को मूल 49 है, तो हमारे पास 994 बेचना है, और प्रत्येक को बेचना 49 में। और फिर वही बात, फिर गुणा भाग करेंगे, इन्हें गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये पैसा बनेगा 48,804। 48,804। अब इसका हल ही ऐसा, तो मैं क्या कर लूँ ये बताओ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक है, आया इतना। अब ये बताओ, उसको आपने खरीदा तो कितना कीमत पड़ा? 46,480 माइनस, लेकिन आपने बेचा कितने में भाई? 48,000 याद रखें 804 में बेच दिया।
48,004 बेचा आपने। अब जी बताओ, इतने में आपने लाया, इतने बेचा, तो फायदा तो होगा मेरे भाई। तो फायदा कितने का होगा याद रखें, आप घटाएंगे तो आप घटाने की बात बताऊंगा, आप आएगा 2324। और रेलवे का ही प्रश्न याद रखिएगा, हमने समझा है प्रश्न का पैटर्न, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। तो 2324 रुपये का फायदा होता है, किस पर होता है, 46,480 रुपया। परसेंट के लिए 100 रखना पड़ेगा बगल में, इतना रखें। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना मेरे भाई, 23, 24, 46, 480 गुणा 100। हमने कहा ठीक है। अगर हम एक बात गौर फरमाएं, 2000, देखो यहाँ देखो 2324 है ना, समझ रहे हो, 46,480, 46,480 है। इसमें अगर आप जीरो ध्यान ना दो, ध्यान रख, जीरो को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर दूना हो रहा है। देखो ना, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, हुआ कि दूना नहीं, बताओ, दूना हुआ। इसका मतलब 2324 एकम एक बार, 2 बार जाएगा। नीचे कितना लिखा, 20 लिखा है, ठीक है। हाँ, तो 1/20 इंटू कितना आएगा, 100 आएगा। तो 20 पंजे 100, यही आएगा 5% लाभ। बताओ, ये था आपका हल का तरीका। लेकिन डाटा इतना खतरनाक था कि क्या बताएं, लेकिन आपने तरीका समझा होगा। हो सके आप पेपर में छोटा प्रश्न जाए तो आप बना सकते हो, अगर तरीका पता होगा तो। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और ये आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। 100% गारंटी के साथ लिख कर कह देता हूँ, ये प्रश्न भी आ रहा है, ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। और आपने एग्जाम का दिया होगा, या आपके सहपाठी ने किसी ने दिया होगा, जरूर बताया होगा। नहीं बताया तो हम बता देते हैं, ये आ रहा है, आएगा, आएगा, नहीं आएगा तो पेपर देने के बाद बताना, नहीं आएगा अगर तो, मैं तो बोल रहा हूँ आएगा। और हमने क्लास में, रीजनिंग क्लास में पढ़ाया है, जाके देख लो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें से 5 घटाने पर वह 20, 15, 14 और 22 से विभाज्य हो। समझे, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर, हमने क्या बोला, 5 घटाने पर वो 20 से चला जाए, 15 चला जाए, 14 से और 22 से। हमने कहा अगर हम 5 अलग कर देते हैं, क्या कर दें, 5 अलग कर दें, तो आप देखो ऑप्शन हमारे पास देख रखा है। देखो, कुछ प्रश्नों ऑप्शन का सहारा लेना अति आवश्यकता होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने कहा 46, 25 में 5 घटा दें तो मेरे भाई कितना बनेगा, 46, 20 बनेगा। भाई घटाना तो पड़ेगा। ऑप्शन में से किसी एक को घटाएंगे 5 से, माना कि ए से, ऑप्शन ए से घटाए 5, भाग जानी चाहिए। हमने कहा ऑप्शन थर्ड में 5 घटाए, भाग जाएगा नहीं, ये चेक कर रहे हैं। अगर 46, 25 में अगर 5 चला जाए तो मेरे भाई 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसमें से 5 घटाने पर वह, हमने कहा घटा दिए। अब ये बताओ, 20 से अगर एक से भी नियम लगा, एक का नियम भी लगा लेते हो। अब हमने कहा 20 मतलब होता है 10 गुणा 2 ले लो, मान लो 10 से भाग तभी जाएगा जब उसमें 0 हो, सॉरी, हाँ तो है, 10 से भाग जाना मतलब 0, और 2 से भाग जाना मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इकाई में होनी चाहिए, इकाई में 0 है। अब 0 है, 2 से भी जाएगा, 10 का भाग तभी जाएगा जब पीछे 0 हो। इसका मतलब आपका आंसर यही राइट आएगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 5 अलग कर दें तो वो 20 से भी, 15 से भी, 14 से और 22 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हमने कहा क्यों पकड़े 15 का नियम, लंबा पड़ जाएगा, क्यों पकड़े 14 का, क्यों पकड़े 22 का, 20 का पकड़ लो ना भाई, समझे। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं। ये सब विभाजिता का नियम के प्रश्न है भाई, पढ़ना सीख। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न आपको कह रहा है, पाइप टंकी का प्रश्न है, पाइप नल का प्रश्न है। चलिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 81 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत शानदार प्रश्न है। सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना घंटा लगेगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है।
इसका मतलब ये हुआ 3 है। हमने कहा ए नल, बी नल, सी नल। ए भरता है 2 घंटे में, बी भरेगा 81 घंटे में और सी खाली करेगा 81 घंटे में। अब हमने कहा एलसीएम खोजें। ऐसी संख्या का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या खोजिएगा जो 2 से भी 81 है। हमने कहा अगर 81 दूना कर दें, 81 का पहाड़ा पड़ा 81 का बनेगा 162। मेरे ख्याल से ही एलसीएम होनी चाहिए। क्यों? 81 से तो भाग जा ही रहा है, साथ में 2 से भी चला जाएगा, मतलब यही भाग हमारा क्या हो गया, धारिता। एलसीएम जो आएगा वही धारिता होगा। हमने कहा 81 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई, तो आप देखो अब 81 दूना हुआ है तो भैया 81 बार ही भाग जाएगा, सीधी बात है। 81 यहाँ हो जाएगा 2 बार में, 81 हो जाएगा 2 बार में, तो ये ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता। अब आप ये बताओ, हमारे पास पाइप नंबर सी खाली करने की क्षमता रखता है। अगर तीनों एक साथ खोल दें, ये दोनों भरेंगे, ये बताओ दोनों भरेंगे, 81 2 83। अब दोनों भरने का काम कर रहे हैं 83, और ये सी नंबर खाली करेगा, 2 खाली करेगा। अब 1 घंटा में ये भरा 83 दोनों मिलके, और 1 घंटा में एक साथ जिन्हें खाली किया 2, तो हमारे पास जो बच रहा वो 81 बचेगा। 1 घंटा में 81 बचेगा हर घंटा में। अब 162 है हमारे पास धारिता है। अब हर 1 घंटे में 81 पानी भर रहा है, तो 81 दूना 162, मतलब 2 घंटा में पूरा का पूरा पानी भर जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, ये रहा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा और लास्ट तक बने रहें। एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 50,500 रुपये निवेश किया। दर दे के रखा है, समय दे के रखा है और बोल दिया एसआई ब्याज पर। हमने कहा ठीक है, 2 वर्षों के बाद उसे मिलने वाली राशि ज्ञात करो। मिलने वाली राशि मतलब होता है अमाउंट, मतलब क्या होता है हिंदी में, मिश्र धन। भाई क्या होता है? मिश्र धन। हमने कहा ठीक है, अगर हम इस बात फोकस करें कि हम ब्याज परसेंट निकाल, हमने बोल दिया एसआई ब्याज परसेंट चाहिए तो आर गुणा टी रखना पड़ेगा। आर का मान देखेंगे 6% है, वहीं टी का मान 2 साल बोला तो 6 दूना 12, तो हमने कहा 12% ही क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। अब हम इस पर फोकस करें 12% पर, तो देखना 12% मतलब होता है भाई 12/100। क्या होगा? 12/100। अब आपको पता होनी चाहिए कि नीचे वाला पी होगा, ऊपर वाला ब्याज होगा, क्योंकि ब्याज परसेंट है। जब ब्याज परसेंट है हमें तो ए चाहिए, दोनों को जोड़ें 112 बनेगा, 112/100। अब ऊपर वाला ए हो जाएगा, नीचे वाला पी हो जाएगा, आधा करें मेरे भाई, जे बनेगा 56, नेक्स्ट आधा करेंगे 50 बनेगा, और आधा करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, ये 28 बनेगा, 28 और नीचे हो जाएगा 25। इतना याद रखें, हमने कहा 28 अपॉन हो जाएगा 25। नीचे वाला P है, ऊपर वाला A है, हमने पहले ही बता दिया है। A कहाँ से आया, कैसे हमने रखा। अब हमें चाहिए A का मान ही, हमें A का मान ही तो चाहिए मेरे भाई। तो A का मान आएगा A के पहाड़े में। A हमारे पास 28 है, ये बताओ 28 दूना कितना होता है, 56। इसका मतलब यहाँ पर 28 का पहाड़ा नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। आप खुद देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा, दिख रहा ना आपको? हाँ, और दिखा देते हैं भाई। चलो 28/25 आया था। अब हमें P का मान, तो P वाला नीचे, ऊपर वाला क्या A है। अब 25 है हमारे पास P का मान, रियली में कितना मेरे भाई, 50,500। अब बताओ 25 दूना 50, 25 दूना 50, मतलब 220 गुना होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ कीजिएगा, 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर 3 में। अब इतना करने में जो वक्त लगा, ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? हाँ है बेवकूफ़ी। इससे अच्छे आप ऑप्शन से कर लेते, समय बच जाता और आप समय और कहीं लगा देते। वही 1.5 घंटे का समय मिलता। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इस बात पर फोकस करके पढ़ते रहें, वरना पछताना हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष बहुत शानदार प्रश्न, याद रखिएगा। और ये प्रश्न आपके सहारा कर रहा है कि सरलीकरण का प्रश्न आप बता दो। 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना है 30 प्रश्नों में से, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और सरलीकरण का प्रश्न बनाना मतलब क्या होता है मेरे भाई, बोर्ड मास रूल लगाना। क्या होता है? बोर्ड मास रूल लगाना। हमने कहा ठीक है, रूल लगाएंगे बोर्ड मास रूल, तब लगा पाओगे जब प्रश्नों को समझ पाओगे। तो याद रखिएगा, कोष्टक हल करना पड़ेगा। पहले ये हल होगा,
इसका माना इसके साथ होगा, इसके साथ इसके साथ। ये प्रश्न मैं हल करके नहीं बताने वाला, ये होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 120 आनी चाहिए, याद रखें 120 आनी चाहिए। यहाँ आपको बोर्ड मास साथ में प्लस माइनस का जो गुणा भाग का रूल होता है वो भी लागू होगा, याद रखिएगा, तब आप बना पाओगे, वरना नहीं बनने वाला, वरना बनने वाला है ही नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, ना करोगे तो कैसा काम बनेगा बाबा, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। और हमने रीजनिंग भी बहुत पढ़ा है मेरे भाई, बहुत क्लास लगा है रीजनिंग का, और बच्चों को मैं सिखा डाला हूँ, याद रखिएगा, आप जाके विजिट करें। जो बच्चे नया है यकीन के साथ पढ़ना, कोई चिंता ना करें आप लोग, समझे कि हमारा पढ़ा वाला काम आएगा नहीं आएगा। भाई हम भी बेवकूफ़ नहीं कि हम आपकी गाली खाएं या हम आपको बेवकूफ़ बनाएं कि कुछ भी पढ़ाते रहे ना। चलिए, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 12:19 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है। देखो कुल व्यय कितना है कह रहा है, हमने कहा ठीक है। अब एक बात समझो आप लोग कि हमें जो पूछ रहा है, अगर जब भी अनुपात का प्रश्न आए ज़्यादा चिकलस पैदा नहीं करने का, समझे। चिकलस पैदा करना मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ी करना। हमने कहा देखो बेवकूफ़ी ना करके हम दिमाग लगाएंगे। हमें जो पूछ रहा है सीमा और दर्शन का व्यय मतलब खर्च का, खर्च कितना है। हमने कहा भाई खर्च मतलब व्यय होता है। अगर सीमा 12 रुपये खर्च करती है और दर्शन 19 रुपये खर्च करते हैं, दोनों मिलकर 31 खर्च करेंगे। 31 मतलब होता है 31 के पहाड़े में, ना समझे। हमने कहा ठीक है। 31 मतलब भाई 12 खर्च किया, 19 खर्च किया, जोड़े जाड़े 31 बना, यही तो खर्च अनुपात में। अब खर्च हमारे पास 31 आया है, याद रखें ये आपका खर्च है। हमने कहा ठीक है। अब हमें इसका असली मान चाहिए, इसका मतलब 31 के पहाड़े में आएगा। ऐसा ऑप्शन पकड़ो जो 31 के पहाड़े में हो। हमने कहा देखते हैं, चलो अब इतना बड़ा ऑप्शन दिया, दिमाग काम नहीं करेगा। अब बताएं 31 का भाग चला जाए, मैं बोला 31 का भाग जाना मतलब होता है 31 का बगल में देखें तो 30 बैठा है, मतलब 10 के पहाड़े में है कि ना, 10 गुणज। अब देखो यहाँ 30 का हम गुणा देखेंगे 3, याद रखें ये कॉन्सेप्ट होता, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या देखो 31 अभाज्य संख्या है, इसका विभाजित का नियम होता है, मतलब भाग लगाने का। हमने कहा 30 हमने देखा बगल में है, 31 के जस्ट बगल में 10 के पहाड़े में देखना पड़ता है कौन है। हमने कहा ठीक है। अगर 29 होता तो भी हम 30 देखते, क्योंकि 30 बगल में है ना। अब इस 30 का गुणा 3 नियम बन गया। और आप देखो 31 से अगर 30 तक जाना, आपको याद रखें 31 से 30 तक जाना तो माइनस करना पड़ेगा, तो गुणा 3 माइनस, याद रखें 30 का गुणा 3 आया है और यहाँ से यहाँ जाने के लिए माइनस आपने लिया, तो इसका जो गुणा आपने 3 - 1 बोला है, ये इकाई में ही काम करेगा, इकाई की संख्या में काम करे। कहाँ काम करे, इकाई संख्या में। हमने कहा ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये बताओ, दिमाग लगाना, अगर ऑप्शन का सहारा ले रहे हो, ऑप्शन लेना बेटे को लंबा करने से फायदा नहीं, ऑप्शन सहारा लीजिएगा। अगर ऑप्शन हमारा दूसरा राइट है, देखो दूसरा राइट है मतलब 4001, देखो जीरो तो काम का नहीं है, इन्हें फेंक दो, है ना। हमें अगर जीरो काम का नहीं, जीरो काम का नहीं, ऑप्शन के सारे चल रहे हैं तो ठीक है, अलग किए। अब जीरो काम का नहीं है तो हमारे पास कितना बचा, आज 4185। इस पर हम नियम लगा रहे हैं, इस पर हम नियम लगा रहे हैं, क्या लगा, नियम लगा रहे हैं किसका, 31 का। तो गुणा 3 माइनस, हमने कहा गुणा 3 करें तो बनेगा 15, 15 माइनस कर देते हैं, मेरे भाई ये बनेगा 403 बनेगा ना, बनेगा। अब ये बताओ, अब 403 बन गया, 403 बन गया। अब ये बताओ क्या ये संख्या 31 से विभाज्य है। हमने कहा 31 देगा में 31, 9 बचेगा, सॉरी हाँ 9 बचेगा, और 31 दिया 93, हाँ है, मतलब 403। अगर अगर आपका भाग 403 में नहीं जाता तो हम और आगे चलते, ध्यान रखें। हमने क्या बोला, अगर भाग नहीं जाता, अगर आपको लगता है 31 का पढ़ा नहीं जा सकता तो आप और आगे चलिएगा। हमने कहा 403 आया है, अब तो भाग चला ही जाएगा 3 का, इसका मतलब चला गया, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
चलिए यहाँ पर हम क्लास समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से टॉप 15 प्रश्न हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य वही रहता है कि एक क्लास में आपको टॉप 15 प्रश्न दिखाएं। उम्मीद है कि आप समझ पाए, सीख पाए होंगे और यही दिमाग आप लेकर पेपर में लेके जाएंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और कुछ जानकारी अगर छूट छाट गई हो या हमने कुछ गलत बता दिया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और सलाह दे सकते हैं। और आप आज अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते, आप बता दूं SSC सीजीएल का एग्जाम डेट आ चुका है। और रही बात करंट अफेयर, आप SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो हम टॉप 10 और 15 के बीच पर डे प्रश्न कवर कराते हैं। सुबह सुबह आपको मिल जाएगा और ऐसे खतरनाक प्रश्न और शानदार प्रश्न है ना, एक बार जाके देखना, विजिट करना करंट अफेयर घटना चक्र पर लिस्ट में। उसके बाद कहना कि सर प्रश्न तो मजे आया भाई, क्या प्रश्न दिया है, याद रखिएगा। और रही बात अगर आप MP से हैं तो बता दें, MP आबकारी के एग्जाम 9 सितंबर चालू हो रहा है और इसके लिए हम PYQ सीरीज चला रहे हैं। MP आबकारी आरक्षक 2025-26 के लिस्ट में विजिट करना भूलें। और रही बात अगर आप भर्तियों की जानकारी चाहते हो, कोई वैकेंसी आ रही है, याद रखिए जैसे आज वैकेंसी आई है IB मोटर ट्रांसपोर्ट की, मतलब इंटेलिजेंसी ब्यूरो, मतलब खुफिया एजेंसी ड्राइवर भर्ती, वो भी 10वीं पास मांग, याद रखिएगा, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस। संपूर्ण जानकारी आप हमारे चैनल के चैनल के प्लेलिस्ट में न्यू अपडेट, न्यू एडमिट कार्ड या न्यू वैकेंसी पर जाके देख लीजिएगा। और बिल्कुल सटीक जानकारी से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा खतरनाक पूरा एक ही वीडियो पूरा जानकारी मिलेगा पूरा का पूरा। तो इसी प्रकार की जानकारी, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी व अन्य अपडेट आप हमारे साथ जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार विजिट करें चैनल, उसके बाद जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।